हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूपीएससी बीपीएससी गाइड। इस वीडियो से हम लोग यूपीएससी का सीसेट का सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि वो किस टॉपिक से है और उसको हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और हर एक बारीकियाँ समझेंगे। अगर आपको मैथ्स या रीजनिंग में प्रॉब्लम रहता है तो आई गारंटी कि ये वीडियोज़ देखने के बाद वो नहीं रहेंगी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी सीएसई 2024 का सीसेट पेपर, मतलब जो 2024 में हुआ था एग्ज़ाम, उसका हम लोग सीसेट पेपर देखने वाले हैं। और हम कॉम्प्रीहेंशन इस वीडियोज़ में नहीं कवर करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन के लिए अलग वीडियोज़ आएंगी उनके ट्रिक्स के साथ। हम लोग इस वीडियो में मैथ्स और रीजनिंग को ही देखने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन जो मैथ्स सेक्शन से है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इन 64 आइडेंटिकल पीसेस। सेम क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको पता है कि क्यूब जो है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एक 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये हुआ कि इसके पास लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। फिगर देखिए, यहाँ पे लेंथ है मतलब लंबाई, ब्रेथ है मतलब चौड़ाई और हाइट है मतलब ऊंचाई। तो क्यूब की ये प्रॉपर्टीज़ होती है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब में हमको कम से कम इतने कट्स लगाने हैं कि ये 64 आइडेंटिकल क्यूब्स में बन जाए, मतलब इससे 64 क्यूब बन जाए जो कि सेम शेप साइज़ में हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा लॉजिक आना चाहिए। वो लॉजिक ये है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो लॉजिक को, समझिएगा इसको। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। मैंने ये बॉक्स लिया और इस बॉक्स को अगर मैं बीच से काटूँ तो ये कितने पीसेस में कटेगा? 2 पीसेस में कटेगा। ऑब्ज़र्व क्या करना है कि कट कितने मैंने लगाए? 1 लगाए, पर पीसेस कितनी बनी? 2 बनी। सिमिलरली सेम बॉक्स अगर मैं लूँ और इस बार इसमें मैं 2 कट्स लगाऊँ, अगर मैं 2 कट्स लगाऊंगा तो ये 3 पीसेस में कट जाएंगी। तो यहाँ पे कट्स कितनी लगाए? 2 लगाए। पीसेस कितनी बनी? 3 बनी। यहाँ पे ऑब्ज़र्व क्या करना है आपको कि जब आपने 1 कट लगाया तो पीसेस 2 बन गई, जब 2 कट लगाया तो पीसेस 3 बन गई। मतलब जितना कट लगा गए हैं उसमें +1 कर दे तो उतना पीस आ गया है। या फिर ऐसा कहें कि जितने पीसेस बन गए हैं उसमें से 1 माइनस कर दे तो उतना कट आ गया है, कह सकते हैं इस बात को। तो मान लीजिए अगर हमको 4 पीसेस बनाने हैं, इसी बॉक्स में हमको 4 पीसेस चाहिए, तो हमको कितने कट्स लगाने पड़ेंगे? 3 कट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं 4 पीसेस में से -1 कर दूँ तो उतने कट्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉजिक था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जितने कट्स लगाइएगा उससे 1 ज़्यादा पीसेस बनेंगी, या फिर आपको जितने पीसेस चाहिए उसमें से 1 घटाइए, उतना कट्स आपको लगाना पड़ेगा। शायद आप अभी तक ये बात समझ गए होंगे। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमको 64 आइडेंटिकल पीसेस चाहिए इस क्यूब के। 64 जो है वो 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब मतलब क्या? 4 × 4 × 4। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम लेंथ साइड से 4 पीसेस काटेंगे, ब्रेथ साइड से 4 पीसेस काटेंगे और हाइट साइड से 4 पीसेस काटेंगे। अब कैसे काटेंगे वो मैं नीचे आपको बता दूंगा, अभी तक इतना समझिए। 64 का क्या हुआ कि ये 4 का क्यूब है, तो 4 × 4 × 4। अब हम लेंथ साइड से 4 पीसेस काटेंगे, ब्रेथ साइड से 4 पीसेस काटेंगे और हाइट साइड से 4 पीसेस काटेंगे। ये हुआ लेंथ, ये हुआ ब्रेथ और ये हुआ हाइट। अब मानिए, अब नीचे जो मैंने आपको यहाँ पे लॉजिक बताया था, इस लॉजिक के हेल्प से आप ऊपर में आंसर दीजिए। अगर मुझे 4 पीसेस चाहिए तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? 3 कट लगाने पड़ेंगे। लेंथ में चाहिए 4 पीसेस तो कितने कट लगाने हैं? 3 कट लगाने हैं। ब्रेथ में चाहिए 4 पीसेस तो कितने कट लगाने हैं? 3 कट लगाने हैं। हाइट में 4 पीसेस चाहिए, कितने कट लगाने हैं? 3 कट लगाने हैं। क्यों? क्योंकि जितने पीसेस चाहिए उसमें से 1 घटाते हैं हम, जितने पीसेस चाहिए उसमें से 1 घटाते हैं तो नंबर ऑफ कट आ जाता है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे किया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स। लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स, तो लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स तो यही तो है। तो इस तीनों को ऐड कर दीजिए, 3 + 3 + 3 = 9। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा 9। ये जो क्वेश्चन है ये क्यूब एंड डाइसेस वाले जो टॉपिक्स होते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को कहीं कहीं आपको इसका सॉल्यूशन देखिएगा तो कुछ लोग इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से बनाते हैं। फॉर्मूला एक्चुअली सेम ही है, वो मैं यहाँ बता देता हूँ फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला में लिखेंगे क्या? वो फॉर्मूला में लिख देंगे कि लेंथ साइड से जितने पीसेस चाहिए -1 प्लस ब्रेथ साइड से जितने पीसेस चाहिए -1 प्लस हाइट साइड से जितने पीसेस चाहिए HP -1 = टोटल नंबर ऑफ कट्स।
अब आप ही बताइए, लेंथ साइड से जितने पीसेस चाहिए उसमें से एक घटा दिया, लेंथ साइड से कितने पीसेस चाहिए थे 4, उसमें से एक घटा दिया, ब्रेथ से 4 थे से एक घटा दिया, सेम हाइट से किया। तो जो काम हमने यहाँ पे किया है वही काम इस फॉर्मूले से भी हुआ है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, नहीं याद है, ऐसे ही बनेगा। जितने पीसेस चाहिए वो देख लीजिए आप, कितना किसका स्क्वायर है, क्यूब है। यहाँ पे 4 का क्यूब था ये, और चूँकि ये 3D स्ट्रक्चर है तो इसका लेंथ ब्रेथ हाइट होगा। तो इसके 3 डायमेंशन में 4 4 4 हमने डिवाइड कर दिया, और 4 पीसेस चाहिए तो 4 - 1 3 कट्स लेंगे हम लेंथ ब्रेथ हाइट से। सबको ऐड कर दीजिए, आंसर आएगा 9। अब हम लोग काटेंगे कैसे वो भी देख लीजिए। यहाँ पे जैसे मान लो एक क्यूब है मेरे पास, क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया, पर इसके पीछे का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम लोग एक्चुअली काट कैसे गए हैं इस क्यूब को। अब देखिए, हमने क्या बताया था कि आपको लेंथ साइड से 4 पीसेस काटनी है, क्योंकि 4 का क्यूब आया था। तो ये है लेंथ साइड से 4 पीसेस काटनी है ना, तो हम 3 लाइन बनाएंगे, 1 2 3, 3 कट बनाएंगे एक्चुअली। और फिर ऊपर से भी 1 2 3, यहाँ आप खुद गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 पीसेस कट गई। इधर भी 1 2 3 4 हो गई 4, तो ऐसे ही करना है। ये ब्रेथ है, तो ब्रेथ में भी हमने सेम यहाँ पे 4 पीसेस चाहिए तो 3 कट लगाया इस साइड से और इस साइड से। हाइट में भी हमने सेम किया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन CSAT 2024 का। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है। एक्सप्रेशन क्या है, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में आपको स्टार को हटा के, इस स्टार को हटा के आपको प्लस, मल्टीप्लाई और माइनस को यूज़ करना है, ठीक है। और ये जितने भी प्लस माइनस और मल्टीप्लाई है इसको आप एट मोस्ट 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं, बस 2 ही बार। कहाँ पे यूज़ करना है, इस स्टार के जगह पे, ठीक है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे उतार लिया, और आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगा इस क्वेश्चन में। सेम एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या होता है वो भी बताऊँगा। ये एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इस स्टार के जगह पे हमको क्या यूज़ करना है, प्लस यूज़ करना है, माइनस यूज़ करना है और मल्टीप्लाई यूज़ करना है। अब ये बेसिकली इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। मतलब इस स्टार के जगह पे हमको ये 3 अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करने हैं। और कुछ इस ऐसे ही नहीं यूज़ कर सकते, कुछ इस तरीके से यूज़ करने हैं ताकि जब हम इसको सॉल्व करें तो इसका जो वैल्यू आएगा, कुछ तो वैल्यू आएगा इसका। जैसे ये जो नीचे लिखा हुआ है 4 + 9 + 2, तो 9 2 11 4 15, तो इसका वैल्यू कितना है 15। वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। तो जब स्टार को हटा के इन 3 चीज़ों को यूज़ करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव वैल्यू होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव वैल्यू का मतलब हुआ ऐसा नंबर आए जो सबसे छोटा हो और जो कि निगेटिव ना हो। ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो और निगेटिव भी ना हो। दो निगेटिव ना हो तो या तो वो पॉजिटिव हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है। एक और चीज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई को केवल एट मोस्ट 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं। एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक, अधिकतम 2 बार यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे स्टार की जगह मैंने माइनस यूज़ कर लिया, यहाँ भी माइनस यूज़ कर लिया, तो आगे से मैं माइनस नहीं यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तो माइनस को 2 बार यूज़ कर लिया। तो इन चीज़ों को हम 2 ही बार यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आता है एक्सप्रेशन क्या होता है। हर एक चीज़ मैं समझाऊंगा। एक्सप्रेशन मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं लिखूँ 4 + 9 + 2, तो 4 जो है ये एक टर्म हुआ, 9 जो है ये एक टर्म हुआ और 2 जो है ये एक टर्म हुआ। लेकिन जब मैं इन टर्म्स के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करूँगा, जो भी हो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अगर मैं इस टर्म्स के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज करूँगा तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये एक एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि ये जो 5 टर्म है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इसके बीच में हम क्या यूज़ करें? स्टार कुछ नहीं, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करें, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब बाकी आती है इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखिए हम सेम चीज़ को लिखेंगे। फिर यहाँ पे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और इसके बीच में क्या है? स्टार है। तो स्टार हटा के हम लोग स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। इस स्पेस के जगह पे हमको क्या देना है? प्लस देना है, माइनस देना है और मल्टीप्लाई देना है। और हर एक एक्सप्रेशन को हम लोग अधिक से अधिक 2 ही बार यूज़ कर सकते हैं, एट मोस्ट 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर मैं 5, हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग लेफ़्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे हम लोग। अब खुद सोचिए कि अगर मैं 5 और 4 के बीच में मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये तो 5 × 4 20 हो जाएगा, तो बड़ा वैल्यू आ गया। पर हमको चाहिए क्या? हमको तो चाहिए ना स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव। ये चीज़ गौर रखिए हमेशा, स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव, हमको कम से कम वैल्यू चाहिए। तो हम 5 × 4 करते तो 20 हो जाएगा
और यहीं पर हम 5 + 4 कर दें तो 9 हो जाएगा। अगर यहीं अगर हम 5 - 4 कर दें, क्या कर दें 5 - 4 तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सबसे छोटा हमको वही तो चाहिए, सबसे छोटा वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे माइनस यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर 4 / 3, अब यहाँ पे क्या यूज़ किया जाए, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई यूज़ करें तो बड़ा वैल्यू आ जाएगा, एडिशन यूज़ करें तो बड़ा वैल्यू आ जाएगा। क्या यूज़ करेंगे हम माइनस यूज़ करेंगे फिर यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए माइनस को हमने एक बार यूज़ कर लिया और एक बार यूज़ कर लिया, 2 बार यूज़ कर लिया तो माइनस खत्म। क्यों? क्योंकि हम एक्सप्रेशंस को बस 2 ही बार यूज़ कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर को क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब यहाँ 3 और 2 के बीच में क्या दिया जाए, अगर मैं 3 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई दूँ तो 3 × 2 तो 6 हो जाता है, और अगर मैं एडिशन दूँ तो 3 + 2 5 हो जाता है। हमको कम वाला चाहिए तो हम यहाँ पे 5 प्लस दे देंगे। अब यहाँ पे 2 × 1 के बीच में क्या दिया जाए, अगर मैं प्लस दूँ तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और यही अगर मैं मल्टीप्लाई दे दूँ तो 2 × 1 2 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट वाला चाहिए तो मल्टीप्लाई दे दिया। आई होप आप फॉलो कर पा गए। अगर नहीं फॉलो कर पा गए तो प्लीज़ इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने हर एक वर्ड को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। स्टार की जगह पे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को रख दिए। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। सॉल्व कैसे करना है भाई, आराम से बोर्ड मास यूज़ करना है, BODMAS, जो स्कूल में यूज़ करते थे। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ और डिवाइड तो है नहीं, हमको बस देखना है मल्टीप्लाई से। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 4 - 3 और प्लस 2 × 1 कितना होगा 2 होगा। तो मल्टीप्लाई का काम भी तमाम। अब आएंगे हम लोग ऐड पे। एडिशन हमको किसका किसका करना पड़ेगा, ये ऐड 5 और 2, तो 5 2 कितना होता है 7 होता है, तो 7। और फिर हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 - 4 और -3 कितना होगा -7 होगा। तो +7 और -7 कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में 0 है क्या आंसर। ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ देख सकते हैं 0 है आंसर। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज D 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। मतलब कुछ आदमी है जो एक काम को कितने दिन में कर गए 6 दिन में कर गए। वेयर के इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, के कुछ भी है एक नेचुरल नंबर है, इसको इग्नोर कर दीजिए। बाय व्हाट % सो द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज्ड सो दैट द वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 5 days। तो पहले कुछ आदमी थे जो उस वर्क को 6 के दिन में कर रहे थे। अब कितना आदमी इसमें हम बढ़ा दें, कितना आदमी इसमें हम ऐड कर दें कि अब वो काम 5 ही दिन में हो जाए, सेम काम 5 ही दिन में हो जाए। हम क्या कर रहे हैं, हम आदमी को बढ़ा रहे हैं तो कम टाइम लग रहा है। जैसे कुछ आदमी पहले थे तो वो 6 दिन में कर रहे थे, अब आदमी बढ़ गया तो वो काम 5 ही दिन में हो गया, ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन में निकालना है कि कितना % आदमी बढ़ा कि ये काम 5 ही दिन में हो गया। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, पहले जो ओरिजिनली आपको यहाँ पे देखना है कि ओरिजिनली था ये काम 6 ही दिन में हो गया था। मतलब पहले जो था वो 6 के दिन में काम हो गया था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पर अब वो काम 5 के दिन में हो गया है, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग कि ओरिजिनली आदमी X थे, अब आदमी Y हो गए। अब आदमी Y हो गए तो काम 5 ही दिन में हो गया। मतलब क्या, अब आदमी बढ़ गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि अभी जितने आदमी हैं वो ज़्यादा है पहले के मुताबिक, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है Y इज़ ग्रेटर देन X। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले आदमी X थे तो 6 दिन में हो गया था, अब आदमी बढ़ गए Y हो गए तो 5 ही दिन में हो गए। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, कम आदमी थे ज़्यादा दिन लगा, ज़्यादा आदमी थे कम दिन लगा, और काम तो सेम ही है ना। मतलब अगर पहले कम आदमी 6 दिन में कर गए थे वो काम, तो अब ज़्यादा आदमी 5 ही दिन में कर गए वही काम। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा कि एज द नंबर ऑफ डे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे एज द नंबर ऑफ डे एंड मैन वेरी इन्वर्सली। मतलब यहाँ पे दिन ज़्यादा है और यहाँ पे आदमी कम है और दिन ज़्यादा है, यहाँ पे आदमी ज़्यादा है और दिन कम है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों इन्वर्सली है ना, एक कम है एक ज़्यादा है, फिर यहाँ एक ज़्यादा है एक कम है, तो ये दोनों चीज़ इन्वर्सली है और ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं ना। इसीलिए क्या होगा कि इनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो इक्वल होगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा गए।
तो हम क्या करेंगे कि 6k इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 5k इंटू वाई करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ सेम ही है। देखिए ये चीज़ भी वही काम कर रहे हैं और ये चीज़ भी वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे आदमी कम थे, यहाँ ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे आदमी कम थे तो दिन ज़्यादा लगता था, यहाँ पे आदमी ज़्यादा तो दिन कम लगते हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट सेम होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6k एक्स इज इक्वल्स टू 5k वाई। अब k से की हमने काट दिया, तो अब y इक्वल टू क्या आ गया 6x बाई 5, 5 ही लगा गया नीचे, तो y इक्वल टू 6x बाई 5। y क्या है, y है कि अभी कितने आदमी हैं, ठीक है। तो अभी कितने आदमी हैं, क्या आ गया 6x बाई 5। पहले कितने थे, पहले थे x। अब क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन में निकालना है कि बाई व्हाट परसेंट नंबर ऑफ मैन इंक्रीज। तो पहले x थे और अब 6x बाई 5 हो गए हैं, तो कितना परसेंट आदमी बढ़ गया, ठीक है। तो बेसिकली परसेंटेज वाले क्वेश्चन में जब भी आपको कहे कि कितना परसेंटेज कुछ बढ़ गया, जब भी आपसे पूछे कि हाउ मच परसेंट इंक्रीज, आप क्या करेंगे, पहले निकालेंगे हाउ मच इंक्रीज, ठीक है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। मान लीजिए कि पहले कोई नंबर 5 था, ठीक है, अब वो 10 हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि हाउ मच परसेंट इंक्रीज, तो आप पहले निकालेंगे कि कितना बढ़ा, तो 5 बढ़ा, ठीक है। कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। वैसे यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न टाइप का हो जाएगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, कितना बढ़ा, फिर निकालेंगे कितना परसेंट बढ़ा। तो कितना बढ़ा के लिए हम क्या करेंगे, अभी जितना है और पहले जितना था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अभी y है, तो y का वैल्यू क्या आ गया था 6x माइनस 5। पहले कितना था, x था, दोनों को घटा दिया तो आया x बाई 5, ठीक है। तो कितना आदमी बढ़ा, x बाई 5 बढ़ा। अब निकालेंगे कितना परसेंट बढ़ा। तो कितना परसेंट बढ़ा निकालने के लिए हमेशा ये परसेंटेज वाले में क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज़ होता है, कितना बढ़ा बाई पहले कितना था इंटू 100। हम परसेंटेज में निकालेंगे ना, इसीलिए इंटू 100 किए हैं। अगर परसेंटेज हटाते तो डिवाइड 100 करते, यहाँ पर परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो इंटू 100 किया है। तो अब देखिए हाउ मच इंक्रीज्ड, कितना बढ़ा, तो x बाई 5 बढ़ा, तो x बाई 5 लिख दिया। पहले कितना था, पहले x ही था, यहाँ पे देख लीजिए मैंने पुराने वाले स्लाइड में लिखा हुआ है, पहले कितना था, पहले x ही था। तो कितना बढ़ा, x बाई 5, पहले कितना था, x था और इंटू 100। अभी x ऊपर आ जाएगा तो x बाई 5x इंटू 100, x से x कट गया और 500 को काट देगा 20 से, तो 20% बढ़ा। अब देखते हैं कि 20% ऑप्शन में कहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 20%। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 20%। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी था। अब चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अब आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए x, y एंड z कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन इंडिविजुअली इन 6 आवर, 8 आवर एंड 8 आवर रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये हुआ कि x, y और z ये 3 आदमी है, ठीक है। x अकेले उस काम को करेगा तो 6 घंटे में करेगा, y उस काम को 8 घंटे में करेगा और z उस काम को 8 घंटे में करेगा। अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत लोग इस क्वेश्चन को नहीं समझ में पाते हैं, और अगर समझ भी पाते हैं तो फिर कन्फ्यूज़न के कारण गलत आंसर आ जाता है। देखिए x जो है वो काम को अकेले 6 घंटे में कर रहा है, y उसी काम को अकेले 8 घंटे में कर रहा है और z उस काम को अकेले 8 घंटे में कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि हाउएवर ओनली वन पर्सन एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर एंड नोबडी कैन वर्क फॉर 2 कंसेक्यूटिव आवर। कहने का मतलब ये हुआ कि x, y और z जो है ना, ये एक ही साथ काम कर रहे हैं, पर इंडिविजुअली जब ये काम करेंगे तो 6 घंटा लगेगा, y को 8 घंटा, z को 8 घंटा। ये तीनों है ना, ये तीनों मतलब एक ही साथ काम कर रहे हैं पर अलग अलग स्लॉट में। जैसे कि पहले घंटा x काम करेगा, फिर y काम करेगा दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में z काम करेगा। और क्वेश्चन की शर्त ये है कि कोई भी लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता है, मतलब अल्टरनेटिवली ये लोग काम करेंगे। जैसे पहले घंटे में x काम कर लिया, फिर y काम करेगा दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में z काम करेगा, फिर चौथे घंटे में x आ जाएगा, मतलब अल्टरनेटिवली ये लोग काम करेंगे, ठीक है। इतना समझ गए। अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। तो अगर ये तीनों अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं तो कम से कम समय कितना होगा जिसमें वो काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वो काम मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये काम कितना है हमको वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो टोटल वर्क जो है, टोटल काम कितना है, उसको निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे वर्क एंड एफिशिएंसी मेथड,
ठीक है। वर्क एंड एफिशिएंसी मेथड मतलब इसको साधारण भाषा में कहूँ तो ये जो 6 आवर 8 आवर और 8 आवर है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया 6 8 8। अगर इसका आप एलसीएम देखें तो 2 × 2 × 2 8 × 3 24 × 1 मतलब 24 ही, तो यहाँ पे मैंने 24 लिख लिया। इसका एलसीएम क्या है 24। और ये जो वर्क है इसका कोई यूनिट तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो मैंने अपने मन से यूनिट ले लिया, मतलब 24 यूनिट। टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट। अब आते हैं क्वेश्चन में, हम लोग आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। टोटल वर्क हमारे पास है 24 यूनिट। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे एक्स वाई और जेड का, मतलब 1 घंटे में ये तीनों कितने कितने काम कर सकते हैं, मतलब इनकी क्षमता क्या है 1 घंटे में काम करने की। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एफिशिएंसी ऑफ एक्स देख रहे हैं। एक्स जो है वो मतलब देखिए टोटल कितना है, टोटल 24 यूनिट काम है, और एक्स 1 घंटे, और एक्स मतलब उस काम को कितने घंटे में कर रहा है 6 घंटे में कर रहा है। टोटल 24 यूनिट काम है और एक्स टोटल काम को कितने घंटे में कर रहा है 6 घंटे में कर रहा है। तो 6 4 से कट जाएगा तो आएगा 4, मतलब ये 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर रहा है। सिमिलरली वाई 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है और जेड भी 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन की शर्तों पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि ये लोग अल्टरनेटिवली काम करेंगे, एक आदमी 1 ही घंटा काम करेगा और कोई भी आदमी लगातार 2 घंटा काम नहीं कर सकता है। तो आइए हम इस टेबल से समझते हैं। हमको क्या करना है ना, हमको कम से कम टाइम, देखिए लास्ट में क्या लिखा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, कम से कम टाइम में इस तीनों को काम करवा के और काम को ख़त्म करवाना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए जो फर्स्ट आवर है उसमें हम लोग एक्स से काम करवाएंगे, वाई से और जेड से क्यों नहीं करवाया, क्योंकि एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी तो एक्स की ही है ना। 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर लेगा ये, और वाई जेड 1 घंटे में मात्र 3 यूनिट काम कर पाएंगे। तो फर्स्ट आवर हम किसको देंगे, एक्स को देंगे। एक्स ने 4 यूनिट काम कर लिया। अब सेकंड आवर एक्स तो फिर आ नहीं सकता है, अल्टरनेटिवली सबको करना है, तो सेकंड आवर में हम क्या देंगे, वाई को देंगे। अब वाई 3 घंटा कर लिया। वाई यहाँ पे जेड को भी दे सकते थे, मैंने वाई को दिया, वाई और जेड, मतलब पहले घंटे एक्स काम कर लिया ना, दूसरे घंटे या तो वाई करेगा या जेड करेगा, मैंने वाई से करवा लिया, तो वाई कितना काम करेगा 3 यूनिट करेगा। अब फिर हमको कम से कम टाइम में काम खत्म करवाना है ना, तो फिर हम तीसरे घंटे में एक्स को बुला लेंगे, एक्स 4 यूनिट काम कर देगा। अब देख रहे हैं एक्स लगातार 2 घंटे काम नहीं कर रहा है, या कोई भी लगातार 2 घंटे काम नहीं कर रहा है, सब 1 ही घंटे काम कर रहे हैं और अल्टरनेटिवली। तो थर्ड आवर में हमने फिर एक्स को बुलाया, ये 4 घंटा काम किया। अब फोर्थ आवर में हम वाई या जेड को बुला सकते थे, तो पहले तो वाई बुला ही लिया था, तो इस बार में जेड बुला लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वाई भी बुला सकते थे। तो जेड फिर 3 घंटे काम करेगा, फिर फिफ्थ आवर मतलब 3 यूनिट काम करेगा, फिर फिफ्थ आवर में हम एक्स को बुला लेंगे, 4 यूनिट काम करेगा। फिर 6 आवर में हमको वाई या जेड में से किसी को बुलाना है, पहले जेड बुलाया था, इस बार वाई बुला लेते हैं, अब ये 3 यूनिट काम करेगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको आप ऐड करें तो आप देखेंगे कि 21 यूनिट काम अभी तक हो चुका है। टोटल हमारे पास काम है कितना, टोटल वो कितना है 24 यूनिट्स। अभी तक काम हुआ कितना, अभी काम हो गया आपका 21 यूनिट। ठीक है, अभी तक आपका काम हो गया 21 यूनिट। अब बचा कितना काम है आपका काम बचा है 3 यूनिट। अब हम देखिए वाई से काम करवा लिया ना, तो हम जेड या एक्स से करवाए, तो हम एक्स से करवा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ये लॉजिक समझना है थोड़ा सा। यहाँ पे लॉजिक ये है कि अपना एक्स जो है वो क्या करता है, वो 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर देता है। हमारे पास काम अभी बचा कितना है 3 यूनिट का, तो एक्स कितना टाइम लेगा। अब देखिए कि 1 घंटे में 4 यूनिट कर रहा है, तो 3 यूनिट करने में कितना लेगा 3/4 इंटू आर 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, तो यहाँ मैंने 60 लिख लिया। अब इसको हम कैंसिल करें, 2 2 4 और यहाँ पे 30 और ये 2 और यहाँ पे 15, तो आ गया ये ये आ गया 45 मिनट्स। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला काम है ये 45 मिनट में होगा। कितने मिनट में होगा 45 मिनट में होगा। कौन करेगा, एक्स करेगा। और कितना यूनिट काम था 3 यूनिट काम था। अब यहाँ पे आप शायद ये सवाल आया आप में कि हमने पिछला काम वाई से करवाया था, तो ये काम हम एक्स और जेड दोनों से करवा सकते थे। एक्स 3 यूनिट काम कर दिया, जेड भी तो 3 ही यूनिट काम करता है ना, पर डिफरेंस क्या है, जेड 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता, पर यहाँ पे एक्स तो 1 घंटे में 4 यूनिट काम करेगा ना, तो एक्स की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो एक्स जल्दी करेगा। जैसे ये 3 यूनिट काम एक्स ने 45 मिनट में ही कर लिया। ठीक है, तो अब आप काउंट कर लीजिए, 21 यूनिट यहाँ तक था, अब 3 यूनिट और आ गया, तो कितना आ गया 24 यूनिट, मतलब टोटल काम खत्म हो गया। कितना टाइम लगा, तो यहाँ तक 6 आवर था और प्लस 45 मिनट्स, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फाइनली जो
टोटल लीस्ट टाइम था, जो टोटल लीस्ट टाइम था वो आ गया हमारे पास 6 आवर 45 मिनट्स। आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन है। तो 6 आवर 45 मिनट, सी इज़ योर राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार फिर अगर समझ में ना आया हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर है आपका, तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पहले तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कॉपीड है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ लाते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ इतना। समझिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 6 इंटू 4 का पावर 8, मतलब पावर हमेशा 2 करके बढ़ रहा है, इंटू एंड सो ऑन 25 का पावर 50। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, तो उस वैल्यू में अंत में कितने कंसेक्यूटिव जीरो है, मतलब कितने लगातार जीरो है, वो हमको बताना है। क्वेश्चन वही पूछ रहा है, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस एट द एंड ऑफ वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 50 आ गया। मान लीजिए अगर 50 आया तो मैं इस 50 को 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ, 900 आया तो 9 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ, 8000 आया तो 8 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ। अब मैं इसको 10 के फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ ना, क्योंकि अगर अंत में एक 10 है मतलब लास्ट में कितना जीरो होगा, एक जीरो होगा। अंत में 2 10 है तो लास्ट में कितना जीरो होगा, 2 कंसेक्यूटिव जीरो। 3 है तो अंत में 3 कंसेक्यूटिव जीरो। ये तो आपको समझ में आया ना। अब आपको यहाँ पे एक लॉजिक समझना है फिर से। लॉजिक है क्या, लॉजिक ये है, ये जो 10 है ना, 10 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। 10 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 5। अब देखिए, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में देखूं कि कितने 2 इंटू 5 पेयर हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उतने जीरोज होंगे एंड में। 2 इंटू 5 पेयर देखने का मतलब क्या, 10 देखना है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में कितने 10 हैं उतने जीरोज होंगे ना, जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं 10 की जगह ये देखूँ कि कितने 2 इंटू 5 के पेयर्स हैं, तो हमको पता लग जाएगा ना उतना जीरोज है। समझ गए? ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको और हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इस एक्सप्रेशन में हमको क्या देखना है, 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5 का पेयर, ये एक्सप्रेशन है, इसमें क्या देखना है, 2 इंटू 5 का पेयर। उससे पता चल जाएगा कि लास्ट में कितने जीरोज हैं। अब हम 2 को भी इग्नोर कर सकते हैं। क्यों इग्नोर कर सकते हैं पता है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें इस एक्सप्रेशन में 2 बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमको 5 देखना है। 2 बहुत ज़्यादा क्यों है, आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 2 का पावर 4 है, मतलब कितने 2 हैं, 4 2 हैं। फिर एक को छोड़ के आप देखिएगा 4 का पावर 8 आ गया। 4 का पावर 8 इज़ नथिंग बट 2 का स्क्वायर इंटू 8 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 16, मतलब 2 16 बार। फिर 5 का पावर 10 आएगा, फिर 6 का पावर 12 आएगा। अब 6 के पावर 12 आएगा, मतलब जहाँ जहाँ इवन आएंगे तो वहाँ तो 2 भी आएंगे ना। तो 2 हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 2 के लिए हमको चिंता करना ही नहीं है। हमको बस ऑब्जर्व क्या करना है, हमको ऑब्जर्व करना है 5 को इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो आइए 5 को हमें ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए, जब ये एक्सप्रेशन कंटिन्यू होगा आगे, तो 5 का पावर 10, 6 का पावर 12, 7 का पावर 14, 8 का पावर 16, 9 का पावर 18 और 10 का पावर क्या आएगा, 20 आएगा। तो वही हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें। देखिए 4 का पावर 8 के बाद क्या आएगा, 5 का पावर 10। तो जब 5 का पावर 10 आएगा तो हमारे पास 5 कितनी आएंगी, हमारे पास 5 10 आएंगी, 10 बार 5। और 2 तो हमारे पास बहुत है ना, तो हम वहाँ से 10 2 ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 5 10 पहले से हैं, तो 2 इंटू 5 का पेयर मिल गया। कितने पेयर्स बने, 10 पेयर बने, तो हमारे पास 10 जीरोज आ गए। अब 5 के बाद ऐसे ये जो एक्सप्रेशन है बढ़ते जाएगा। 6 का पावर, 7 का पावर, 8 का पावर, 9 का पावर, फिर 10 का पावर 20 आ जाएगा। अब 10 के पावर 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 का पावर 20। अब 2 का पावर 20 इंटू 5 का पावर 20, ये जो पावर है ये इस दोनों के लिए डिवाइड हो जाएगा। ये जो 10 है इसको मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, और पावर होल 20 था, तो 2 का पावर 20 और 5 का पावर 20। अब 2 तो हमारे पास बहुत है ना, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, और 5 का पावर 20। तो 2 इंटू 5 का 20 और पेयर बन गया, तो मतलब लास्ट में कितने जीरोज आएंगी, 20 आएंगी। सिमिलरली 15 का पावर 30 आएगा एक्सप्रेशन में, तो 5 इंटू 3 लिखूंगा मैं इसको, और होल पावर 13। अब फिर 5 का पावर 13, मतलब कितने जीरो, 30 जीरो। 20 का पावर 40 में कितने जीरो, 40 जीरो। तो फिर 25 का पावर 50 में कितने जीरोज, ये देखिए 25 को मैं 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ ना, होल पावर 50 है। अब 5 का पावर 50 और 5 का पावर 50। अब एक्सपोनेंट में क्या होता है कि जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 5 का पावर 50 प्लस 50, 5 का पावर 100, मतलब क्या,
दो का पावर 100 मैं एक्सप्रेशन से ले आऊँगा और 5 का पावर 100 यहाँ पे है, मतलब 100 और जीरोज आएंगी अंत में। अब जो भी मैंने येलो वाले लाइन सर्कल किया हुआ है वो सब क्या है, वो एक्चुअली 2 × 5 के पेयर्स हैं उतनी बार। 2 × 5 के पेयर्स जितनी बार हैं उतने अंत में जीरोज होंगे, यानी कि अगर मैं इस येलो वाले लाइन वाले सबको ऐड कर दूँ तो उतने जीरोज मेरे पास मिल जाएंगे कि अंत में कितने आएंगे। तो इस सबको जब मैं ऐड करूँगा तो आएगा 200। डैट मीन्स फाइनली द फाइनल नंबर ऑफ जीरोज इज़ 200। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो एक वैल्यू आएगा उसमें लास्ट में 200 कंसेक्यूटिव जीरोज होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 कंसेक्यूटिव जीरोज। डी इज़ योर राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। बेसिकली ये है कि आपको 10 चाहिए ना, जितने 10 आएंगे उतने अंत में जीरोज आएंगे। तो 10 की जगह पर मैं 10 को 2 × 5 लिख सकता हूँ। तो मैं इस एक्सप्रेशन में 2 × 5 का पेयर ढूंढूंगा। 2 हमारे पास बहुत है तो 2 को छोड़ दीजिए, आप 5 को देखिए। तो यहाँ पे 4 के पावर 8 के बाद क्या आएगा, 5 का पावर 10। फिर 5 कब आएगा, 10 में आएगा 2 × 5। फिर 5 कब आएगा, 15 में आएगा 3 × 5। फिर 20 में आएगा 5 × 4। तो 5 को देखिए और जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे करके हमारे पास टोटल जीरोज 200 आ जाएंगे। आई होप ये आपको समझ आया। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने वर्क स्पेस पे क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। अब यहाँ देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन। समझिएगा इस क्वेश्चन को भी, ये तो बोनस क्वेश्चन मैं मानता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑन जनवरी 1, 2023 अ मैन सेव्ड ₹1। एक आदमी है जो 1 जनवरी को ₹1 बचाता है। ऑन जनवरी 2 ही सेव्ड ₹2 मोर देन द प्रीवियस डे। तो अब पहले जनवरी को इसने ₹1 बचाया, अब दूसरे जनवरी को ये पहले जनवरी से ₹2 ज़्यादा बचा रहा है, मतलब पहले दिन से जो ₹2 ज़्यादा ये बचा रहा है। तो दूसरे दिन कितना बचेगा, 2 + 1 मतलब 3। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 2 जनवरी को ही सेव्ड ₹2 मोर देन डैट ऑफ द प्रीवियस डे, मतलब प्रीवियस डे जितना रुपये बचाया था उससे ₹2 ज़्यादा बचा लिया। प्रीवियस डे ₹1 बचाया था तो +2 3, ऐसे ही ये पैसा बचाते जा रहा है, मतलब हर दिन ₹2 प्रीवियस डे से ज़्यादा बचा रहा है। तो 1 3 5, फिर 3 को 5 बचाया, 4 को 7 बचाया, मतलब इतने पैसे ये बचा रहा है, हर दिन ₹2 बचा रहा है प्रीवियस डे के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एट द एंड ऑफ विच डेट वाज हिज टोटल सेविंग अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से दिन के अंत में, मतलब कौन से डेट के एंड में इसका जो सेविंग है टोटल, ये एक परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब, मतलब इसका सेविंग कब ऐसा नंबर बनेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये तो आपका डे वाइज सेविंग था ना, पहले दिन इसने ₹1 बचाए, फिर दूसरे दिन ₹2 ज़्यादा बचाए, मतलब ₹3 बचाए, तो ये तो डे वाइज सेविंग था। पर अब हम इसे क्यूमुलेटिव टोटल सेविंग देखेंगे। इसको अगर मैं आपको मैथमेटिकली बताऊँ तो ये जो मैंने लिखा है ना, इसको कहते हैं क्यूमिलिएशन, क्यूमुलेटिव CUMULATIV, क्यूमुलेटिव मतलब पिछले दिन को जोड़ते हुए। खैर ये आपको अभी उतना गौर से नहीं देखना है, अब बस इतना समझ जाइए कि टोटल सेविंग क्या है। पहले दिन इसने ₹1 बचाए पहले दिन के अंत में, अब दूसरे दिन के अंत में इसने पहले दिन तो ₹1 बचाए ही, दूसरे दिन ₹3 और बचा लिए, तो दूसरे दिन के अंत में इसने कितने रुपये बचाए, ₹4 बचाए। अब तीसरे दिन, अभी तक इसने कितने रुपये बचाए थे, ₹4, और तीसरे दिन इसने ₹5 और बचा लिए, तो तीसरे दिन के एंड में कितने रुपये बचाए, ₹9 बचाए। ऐसे ही करते करते मैंने यहाँ पे टोटल सेविंग लिख दी है हर दिन के एंड में। फिर से समझा देता हूँ, 1 जनवरी को ₹1 बचाया था, तो दिन के एंड तक तो इसके पास ₹1 था ना। अब 2 जनवरी को इसने ₹3 और बचा लिए, तो 2 जनवरी के एंड तक इसके पास कितने रुपए हैं, पहले ₹1 और अब ₹3, ₹4। 3 जनवरी के एंड तक इसके पास कितने रुपए हैं, पहले थे ₹4, 3 जनवरी को ₹5 और बचा लिए, तो 5 4 ₹9। ऐसे ही करते करते ये टेबल बन गया। अब हमको इस टेबल में देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब एट द सेम टाइम है। ठीक है, तो एटलीस्ट आई थिंक आपको इतना तो पता ही होगा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जैसे 4 है, 4 को ऐसे हम लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हम इसको इस पावर के टर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर पावर के टर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही 8 जो है ये एक परफेक्ट क्यूब है, क्यों, क्योंकि ये इसको हम 2 के रेज़ पावर 3 में लिख सकते हैं, मतलब 3 के पावर के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसको कहते हैं, इस वाले को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर और इस वाले को कहते हैं परफेक्ट क्यूब। शायद इतना आपको समझ में आ गया है। तो अगर मैं इस टेबल में आप ऑब्जर्व करें
तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिखेगा 64। नाउ दिस 64 इज़ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब एट द सेम टाइम। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप 64 को ऑब्जर्व करें तो ये 8 का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर के टर्म्स में आ गया, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। और वही 64 परफेक्ट क्यूब भी है, ये तो 4 का क्यूब है ना। पहला क्वेश्चन याद है, पहला क्वेश्चन है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या था? 64 था। तो ये परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब है, और यही तो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। एट द एंड ऑफ विच डेट वाज द टोटल सेविंग अ परफेक्ट स्क्वायर एंड अ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब टोटल सेविंग कब है? 64 पे है। और ये कौन सा दिन है देखते हैं। ये है 8 जनवरी, इसी के सामने लिखा है ना, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। यह है 8 जनवरी, मतलब 8 जनवरी 2023 के एंड तक इसके पास इतनी सेविंग हो जाएगी, जो वैल्यू होगी उसकी वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और परफेक्ट क्यूब भी होगा। मतलब 8 जनवरी तक इसकी जो टोटल सेविंग है वो ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब भी है। आई होप ये क्वेश्चन अभी तक आपको समझ में आया है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप सब में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हर एक टर्म एक्सप्लेन करके कोई नहीं पढ़ा रहा है यूट्यूब पे। और इसी के साथ महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहला दिन है नहाए खाए, तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आइए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। अभी हमारे सामने ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, 222 का पावर 333 प्लस 333 का पावर 222 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पूछ ये रहा है कि आपके सामने ये जो दिया गया है ये कौन कौन नंबर से डिविजिबल है। तो हम इसका ऑप्शंस पहले देखते हैं। हमको बताना है कि क्या ये चीज़ 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 37 से डिविजिबल है या नहीं, वो हमको चेक करके बताना है। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, सेम क्वेश्चन है। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये 222 का पावर 333 है प्लस 333 का पावर 222 है। हमको क्या करना है ना, हमको बस बेस वैल्यू को ऑब्जर्व करना है। ये तो पावर हो गया और ये भी पावर हो गया, पर ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेस वैल्यू। तो 222 और 333 ये हुआ बेस वैल्यू, ठीक है। हमको बेस वैल्यू ऑब्जर्व करना है। हम पावर नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं वो समझिएगा। अगर मैं कहूँ कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, आप कहिएगा डिविजिबल है। अगर मैं कहूँ कि 2 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है ना, तो ये भी तो 2 से डिविजिबल है। कहने का मतलब ये है कि अगर बेस वैल्यू डिविजिबल है तो उसका कुछ भी पावर हम ले लें वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा ही, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करें, हम पावर को नेगलेक्ट कर रहे हैं और बस बेस वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ पे गेस कर देता हूँ। चलिए अब यहाँ पे आप क्वेश्चन आगे देखिएगा। तो अब इस बेस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बेस वैल्यू क्या है? 222, ठीक है। इस 222 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 111, कुछ नहीं किया, बस प्राइम फैक्टराइज किया। तो 222 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 111। फर्दर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 27, क्योंकि अगर 111 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करूँ तो ये आएगा 3 × 37। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 333 के लिए भी मैंने वही किया। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ऊपर भी 3 × 37 है और नीचे भी 3 × 37 है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये 3 और 37 से डिविजिबल है। ये था हमारा मेथड 1। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का। मेथड 2 ये है कि हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। आप सबने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, बहुत सारे नंबर का 2, 3 एंड सो ऑन। तो 37 का भी डिविजिबिलिटी है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 37 ये कहता है कि कोई भी नंबर अगर आर फॉर्म का है, मतलब उस नंबर में जो 3 डिजिट्स हैं वो तीनों डिजिट सेम है, तो वो नंबर 37 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? 222 है और 333 है। अब 222 में तीनों डिजिट सेम है, 333 में भी वही बात। तो ये क्या हुआ? ये 37 से डिविजिबल है। तो ये तो हम कंफर्म हो गए कि इस 3 ऑप्शन में थे 37 से तो डिविजिबल है ये चीज़, ये वाली पूरी चीज़। अब हम 3 से चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप सभी को पता है। अगर एक नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उसका सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर है, 222, 333। अब 2 + 2 + 2 6, 3 से डिविजिबल है।
3 + 3 + 3 9, 3 से डिविजिबल है। मतलब ये एक्सप्रेशन ऊपर वाला 3 से भी डिविजिबल है और 37 से भी डिविजिबल है, इतना हम कंफर्म हो चुके हैं अभी तक। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन में। अब हमको चेक करना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कुछ बातें। ये जो 222 का पावर कुछ भी है और 333 का पावर कुछ भी है, ये तो एक इवन नंबर है ना क्या, पर ये आप देखिएगा तो ये ऑड नंबर है, इज़न्ट इट। तो हमें इतना पता है कि इवन नंबर और ऑड नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो वो ऑड नंबर ही आता है। और अगर वो ऑड नंबर आ रहा है तो क्या वो 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। सेम चीज़ यहाँ पे 222 का पावर 333 एक इवन नंबर है और 333 का पावर 222 एक ऑड नंबर है। तो अगर इस दोनों को मैं ऐड करूँ तो क्या आएगा? ऑड आएगा। ऑड आएगा तो क्या? इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। समझ में आ गई बात? तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जहाँ पे 337 हो पर 2 ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आप देख लीजिए, 3 और 37 से है पर 2 से नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि व्हाट % ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्सड विथ हनी सो एज टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हनी। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कॉपी करते हैं इसको अपने यहाँ पे और अब इसको सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, बहुत कम, ठीक है। दिमाग इस क्वेश्चन, एडवांटेज इस क्वेश्चन का ये है कि कम दिमाग लगा के ये क्वेश्चन बन रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास प्योर हनी है, ठीक है, उसको आपने खरीदा और अब उस हनी को आपको बेच के 20% बेनिफिट चाहिए। पर यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन क्या है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस पे ही होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपके पास प्योर हनी है, प्योर हनी, इस प्योर हनी को आपने X रुपये में ख़रीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है? X रुपये है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसी हनी में वाटर मिला दो, ठीक है, इसी हनी में वाटर मिला दो और 20% प्रॉफिट के साथ इसी हनी को बेचो X दाम पे ही। मतलब इसका सेलिंग प्राइस भी क्या है? X ही है। मतलब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इक्वल। इतना समझ में आ गया? अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। प्रॉफिट हमको कितना चाहिए? प्रॉफिट चाहिए हमको 20%। यहाँ मैंने लिख दिया प्रॉफिट 20%। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा कि हम लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ml प्योर हनी 1 रुपये मान लेंगे। मतलब 1 ml प्योर हनी का प्राइस क्या होगा? 1 रुपये। तो 100 ml का कितना होगा? 100 रुपीज़। प्रॉफिट कितना चाहिए? 20 रुपीज़। अगर प्रॉफिट हमको 20 रुपीज़ चाहिए तो हम क्या करेंगे ना कि हम प्रॉफिट लेने का क्या 2 तरीका है। प्रॉफिट जो है, आप ये चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, प्रॉफिट जो है उसको आप 2 ही तरह से ऑब्जर्व ले सकते हैं ना। या तो आप प्राइस बढ़ा दीजिए या फिर आप प्रोडक्ट में कुछ चेंज कर दीजिए। तो प्राइस तो यहाँ हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट में कुछ फेरबदली करेंगे, कुछ बेईमानी करेंगे प्रोडक्ट में। तो वो बेईमानी क्या है वो यहाँ पे आप देखिए। एज पर द क्वेश्चन हम चल गए हैं, 20% प्रॉफिट चाहिए। हम क्या करेंगे, मेरे पास 100 ml प्योर हनी था, ठीक है, तो हम इसमें से 80 ml प्योर हनी रखेंगे और इसमें 20 ml पानी मिला देंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट चाहिए 20%। अभी भी तो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो 100 ml का ही है ना, तो अभी भी दाम इसका 100 ml ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें वो हुआ क्या कि 80 ml ही हनी है और 20 ml वाटर है। तो फाइनली आगे बढ़ें तो आप देखिएगा कि पहले 0 ml वाटर था जब प्योर हनी था, पर अब 20 ml वाटर है। तो कितना वाटर ऐड हुआ? क्वेश्चन तो एक्चुअली यही पूछा है ना कि व्हाट % ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्सड विथ हनी, कितना % पानी हम मिलाए ताकि 20% प्रॉफिट हो जाए। तो हमने 20 ml पानी मिलाया, तो कितना % पानी मिलाया? 20%। तो फाइनली 20% वाटर इज़ टू बी एडेड। मतलब 20% पानी अगर हम मिलाएं तो 20% प्रॉफिट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, 20%। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। 421 एंड 427 व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर लीव्स रिमाइंडर 1। मतलब कि 421 और 427 को अगर हम एक ही नंबर से डिवाइड कर दें, सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तो ये दोनों रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है, ठीक है।
पूछिएगा एक क्वेश्चन कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज अ डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर, मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जिससे हम 421 और 427 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए। आइए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिएगा एक टर्म है, उसको कहा जाता है हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज एज अ डिवाइजर। अब ये डिवाइजर क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा आपने ये चीज़, शायद भूल गए होंगे तो फिर इसलिए यहाँ पे लिख लिया हो। अगर 10 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 क्या है, 10 है डिविडेंड, और 2 जो डिवाइड कर रहा है वो है डिवाइजर, 5 है क्वोशंट, और जो अंत में बचा वो है रिमाइंडर। ये चीज़ पता चल गई। बचपन में इसी के साथ एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारा डिविडेंड जो है वो क्या है, यहाँ पे हमारा डिविडेंड क्या है, 421 है, ठीक है। तो 421 इज इक्वल्स टू डिवाइजर की जगह हमने डी रख दिया, इंटू क्वोशंट की जगह हमने Q1 रख दिया, और प्लस रिमाइंडर तो एक बचा ही है, क्वेश्चन में ही दिया है। अब मानिए 421 को जब हम डी से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशंट आ रहा है और रिमाइंडर एक बच रहा है। अगर हमको इसको पूरा फुल डिवीज़न करना होता तो हम क्या करते, हम 1 को इधर ले जाते और 421 से 1 माइनस कर देते तो 420 आता, और 420 पूरा डिवाइड हो जाता डी से, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये 9 है, ठीक है। 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 4 जा 8 आएगा, कितना बचा, 1 बचा। अगर इसी 1 को हम 9 से डिवाइड कर दें, 9 - 1 = 8, तो 8 तो 2 से पूरा डिवाइड होगा ना, वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो 421 एक रिमाइंडर छोड़ा तो 420 एक भी नहीं छोड़ेगा, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। सिमिलरली 427 सेम नंबर, यहाँ पे देखिए डी सेम है, Q1 Q2 भले ही अलग है पर डी सेम है। तो 427 जब डी से डिवाइड होगा तो Q2 कुछ क्वेश्चन आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। अगर इसको फुली डिवाइड करना है तो 426 से ही होगा क्योंकि एक घट जाएगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन हैं, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो इक्वेशंस में जो नंबर्स आए हैं 420 और 426, जो हमारा ये है डिवाइज़र है, सॉरी डिविडेंड है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, हमने लिख दिया। और हम इस दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के टर्म्स में लिखना। तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ करके दिख दिया, यहाँ करके दिखा दिया, और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है, हम क्या करेंगे, हम पहले 1 माइनस कर देंगे ताकि पूरा डिवाइड वाला नंबर आ जाए, जो वो नंबर जो पूरा डिवाइड हो। उसके बाद दोनों का प्राइम फैक्टर करेंगे और फिर दोनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ आप देखें तो 2 दोनों में है तो यहाँ दोनों लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, फिर 3 दोनों में है तो यहाँ पे 3 लिख दिया, तो हमारे पास 2 नंबर आ गए। अब 2 और 3 तो है ही, पर चूँकि 2 और 3 है तो एक और नंबर आ जाएगा 2 × 3 दैट इज़ 6। तो फाइनली हमारे पास ऐसे 3 नंबर हैं 2, 3 एंड 6, जिससे अगर हम 421 और 427 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो हमको ये नहीं पूछ रहा है कि कौन कौन से नंबर है, हमें पूछ रहा है कितने नंबर हैं। अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये नहीं पूछ रहा है कि कौन से नंबर है, पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स। सो देयर आर टोटल 3 नंबर्स। तो ऑप्शन देख लीजिए, जहाँ पे 3 है वहाँ पे टिक लगा दीजिए। सी इज़ द राइट आंसर। आई होप यू वे एबल टू अंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको क्या करना है कि उस नंबर को लेना है, उस नंबर में से एक घटा देना है ताकि वो पूरा डिवाइड हो जाए, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 1 है ना। फिर दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, फिर कॉमन फैक्टर देखिए और वही कॉमन फैक्टर आपका आंसर है। अब बहुत आदमी यहाँ पे 2 और 3 पे ही छोड़ देंगे, पर 2 और 3 है तो 2 × 3 6 भी तो होगा ही ना। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो गया या 3 से डिवाइड हो गया तो वो तो 6 से भी होगा। तो 2, 3 एंड 6 आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, जिससे हम डिवाइड करेंगे, मतलब 2 और 3 6 से जब हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे है। ये क्या कह रहा है कि अ कंटेनर कंटेन 399 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड वाई कंटेनर कंटेन 532 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब एक कोई कंटेनर है एक्स जिसमें 399 लीटर क्या है, पेट्रोल है, और दूसरा कोई कंटेनर है वाई जिसमें 532 लीटर क्या है, डीजल है। चलिए ठीक है। They are to be bottled in the same bottle. They are to be bottled in the same bottle of equal sizes, so that whole petrol and diesel would be separately bottled. मतलब ये दोनों जो है ना इस कैन में,
इसको क्या करना है, इसको हमको छोटे छोटे बोतल्स में निकालना है और ऐसे निकालना है कि ये सारे पेट्रोल और सारे डीजल्स इस बोतल में आ जाए, ठीक है। पर शर्त क्या है, ये सारे बॉटल जो है ये सेम साइज़ के हैं, ठीक है। द बॉटल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर इज़ एन इंटीजर, मतलब जितना भी इसका कैपेसिटी होगा, मतलब जितना भी वॉल्यूम होगा इस छोटे छोटे बॉटल्स का जो कि सेम साइज़ के हैं, उसका वॉल्यूम लीटर्स में होगा और वो एक इंटीजर होगा, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट बॉटल साइजेस आर पॉसिबल, तो हमसे ये नहीं पूछा कि कितने बॉटल्स होंगे, हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट साइज बॉटल्स आर पॉसिबल, मतलब कितने अलग अलग साइज़ के बॉटल्स पॉसिबल हैं इसमें से, इस दोनों कंटेनर में से पेट्रोल डीजल को बाहर निकालने के लिए। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया, नाउ लेट अस सॉल्व दिस। तो यहाँ पे मैंने बना दिया एक कंटेनर जो कि है x, यहाँ मैंने बना दिया एक कंटेनर जो कि है y। x में 399 लीटर पेट्रोल है, सेट में 532 लीटर डीजल है। अब हम इस पेट्रोल और डीजल को निकालेंगे छोटे छोटे बॉटल्स में, ठीक है, और उन बॉटल्स का साइज़ सेम है। हमसे पूछ रहा है कि ये जो बॉटल्स हैं ये अलग अलग कितने साइज़ के बॉटल्स पॉसिबल है। हमेशा याद रखिएगा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट सिंपल, यू नीड टू फाइंड द कॉमन फैक्टर। आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है इन दोनों का, ठीक है, 399 और 532, मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया गया। कॉमन फैक्टर इसलिए हम निकाले हैं ताकि पता चले कि इसमें और इसमें वो नंबर कौन है जो कि कॉमन है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली जब हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 399 और 532 करके मैंने दिखा दिया यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, अब चेक कर सकते हैं एक बार इसको। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे। 3 दोनों में है, नहीं है तो 3 नहीं लिखेंगे। 7 है दोनों में है तो यहाँ लिख दिया। 19 दोनों में है, लिख दिया। 1 दोनों में है, यहाँ पे 1 मत मिस कीजिएगा। यू कैन नॉट लिव हियर, यू हैव टू डू वंस मोर। 19 फिर 1, क्योंकि बहुत यहीं पे छोड़ देंगे, मतलब 19 लिखेंगे ही नहीं और फिर यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, 19 पे ही छोड़ देंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको 19 से भी करना है और फिर अंत में 1 लिखना है ताकि 1 यहाँ पे आए। अब 1 ऊपर भी है, इसमें भी है, तो 1 कॉमन आ गया। तो टोटल कितने आ गए, 1 2 3। पर वेट, हमारे पास बस ऐसे ही 3 कॉमन फैक्टर नहीं आएंगे, एक और आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 × 19 × 1 भी तो एक आएगा। जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में हमारे पास, पुराने वाले क्वेश्चन में 2 और 3 था तो एक और कॉमन फैक्टर आ गया था हमारे पास 6, जिससे वो हम डिवाइड कर रहे थे। वैसे यहाँ पे हमारे पास 7 है, 19 है, 1 है, तो इस सबको डिवाइड करेंगे तो आएगा 133। तो 133 इज़ अनदर टर्म जो आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम 133 को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करने वाली बात ये थी कि कुछ आदमी यहाँ पे 1 छोड़ देते क्योंकि ये वाला स्टेप करते ही नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो यहाँ से 19 वाला स्टेप छोड़ देते, मतलब 19 पे ही रुक जाते। पर हमको एक बार 19 करके फिर नीचे 1 भी लिखना रहता है, ठीक है। पहली गलती ये थी उनकी, और दूसरी गलती ये थी कि वो 133 को छोड़ देते, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर आ गए हमारे पास, एक तो 7, एक 19, एक 1 और एक 133। हेंस टोटल 4, ऐसे टोटल 4 साइजेस हैं जिसके बॉटल्स अवेलेबल रहेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, 4। वैसे पूछ रहा था ये, द बॉटल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर इंटीजर, हाउ मेनी डिफरेंट बॉटल साइजेस आर पॉसिबल। सो फाइनली 4 डिफरेंट bottle sizes will be possible. I hope you got the question. If you got, and if you are here till this part of the video, please subscribe and share it with your friends. तो ये था हमारा पहला लेक्चर और ये था पार्ट 1। इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम और बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप एक UPSC या BPSC एस्पिरेंट है तो दिस चैनल इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी CSAT सीरीज़ के साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी स्टार्ट होगा है अपने ही चैनल पे, तो आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा सा बता देता हूँ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही है, अब अगले वीडियो में कवर करेंगे। पर हाँ, थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। व्हेन यू टॉक ऑफ BPSC, जब आप BPSC की बात करो तो यू हैव मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, नोट्स, लेक्चर और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने जा रहा हूँ। मतलब जो YouTube पे आपको वीडियो आएगा वो वैसा ही रहेगा जो कि कोचिंग में पढ़ाते हैं, ठीक है। सेम वीडियो मैं आपको इस पे यहाँ पे पढ़ाऊँगा और नोट्स के साथ। तो आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो के साथ साथ। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एंड एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स वाई डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।
थैंक यू सो मच। छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।